देखो बच्चों, अगर हम बात करें जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी लॉ और सेटिंग अप ऑफ बिजनेस जो है, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के जो पेपर है, ओके, उनमें काफ़ी अच्छा तालमेल है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक आपको ऐसे लगेंगे जैसे आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कंपनी लॉ की छोटी बहन है सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। वो मिक्सचर है, उसमें आपको बहुत सारे प्रोविज़न कंपनी एक्ट के प्लस एलएलपी एक्ट के प्रोविज़न प्लस इंटेलेक्चुअल लॉज के प्रोविज़न, मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस लॉज। बट कहीं ना कहीं आपको कुछ चैप्टर्स में ऐसा फील होगा जैसे कि आप क्या पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ पढ़ रहे हो। तो आज हम सेटिंग अप ऑफ बिजनेस में बहुत अलग अलग तरीके की कंपनीज होती हैं। जैसे कि अगर टाइप्स ऑफ कंपनी की मैं बात करूँ तो सबसे पहली बात, जिस प्रकार से एक व्यक्ति का जन्म होता है, या तो वो मेल है या फिर फीमेल है, इसी तरीके से कंपनी सबसे पहले बेसिक क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो या तो कंपनी पब्लिक होती है या कंपनी प्राइवेट होती है। अब होने के बाद वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो क्या है, वो तो बात की बात है ना। तो इसी प्रकार से जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी होती है, अब उसमें ये देखा जाता है कि ये जो प्राइवेट कंपनी है ये ओपीसी है या स्मॉल कंपनी है, या इन्होंने स्टेटस ले रखा है डॉर्मेंट का, डॉर्मेंट इज अ स्टेटस बेसिकली, या फिर गवर्नमेंट कंपनी है या डॉर्मेंट कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है। ये एक बाद की प्रजाति हो जाती है। परंतु कंपनी अगर देखा जाए तो बेसिकली दो ही तरीके की होती है, पब्लिक और प्राइवेट। उसी के साथ दान पुण्य के बेसिस पे देखा जाए तो सेक्शन 8 कंपनी है। तो अगर कंपनी के टाइप्स देखे जाए तो बेसिक अगर देखें तो दो ही हैं, और अगर हम आगे स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन करें ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्री, है ना, तो हम बोल सकते हैं इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हम बोल सकते हैं होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, येस और नो। उसी तरीके से बहुत अलग अलग तरीके की कंपनीज आप पढ़ोगे, लेकिन जैसे कि माना गया है अगर पब्लिक कंपनी को देखा जाए तो उसका सेक्शन है 2 क्लॉज 71। जनरली ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड इन द सेक्शन 2। जितनी भी तमाम डेफिनेशंस हैं वो सेक्शन 2 में ही डिफाइन है, चाहे कोई भी डेफिनेशन की आप बात कर लो वो सेक्शन 2 में ही है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज आपको नजर आएंगी जो सेक्शन 2 में नहीं है। वैसे तो जैसे ही मैं बोलूँ कि कंपनी की डेफिनेशन या मैं बोलूँ कंपनी एक्ट के अंदर डेफिनेशन, तो सेक्शन 2 इज वेरी कॉमन, बट some of the companies are not defined under section 2. For example, like dormant company. Actually dormant is not a company, dormant is a status. dormant कोई कंपनी नहीं है, dormant एक स्टेटस है जो कि सेक्शन 455 के तहत लिया जाता है। उसी के साथ अगर हम सेक्शन 8 की बात करें तो सेक्शन 8 जो है वो सेक्शन 2 में क्यों डिफाइन नहीं है। तो सेक्शन 8 कंपनी का जो प्रोसेस है, सेक्शन 8 कंपनी बोले तो स्वर्ग का गेट है ना, आप जानते हो ना, सेक्शन 8 बोले तो स्वर्ग का गेट, दान पुण्य वाली कंपनी है। तो वहां पे लाइसेंस लिया जाता है, और लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, दैट इज टू बी मेंशन अंडर सेक्शन 8। और इससे पहले की अगर मैं बात बताऊं कंपनी एक्ट 1956 की, तो कंपनी एक्ट 1956 के अंदर ये सेक्शन 25 कंपनी होती थी। उसका नाम ही सेक्शन 8 और सेक्शन 25 इसलिए रखा गया क्योंकि सेक्शन 8 के अंदर इसका प्रोसेस मेंशन है कि किस तरीके से आप सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस ले सकते हो, क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो इसीलिए से सेक्शन 8 बोल देते हैं। अदरवाइज ऑलमोस्ट कंपनीज आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 2। ये भी एक लॉजिक मैंने आपको बता दिया। चाहे मैं अगर कंपनी की बात करूं, मैं इवन आपको सेक्शन भी यही क्लियर कर देती हूँ क्योंकि आगे तमाम इस तरीके की कंपनीज आपको पढ़नी है। अगर हम स्टार्टिंग कंपनी की डेफिनेशन से करें तो कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। यस और नो? जो आपकी कंपनी की डेफिनेशन है दैट इज टू बी गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। तो इसको याद करने की बड़ी ही बेहतरीन टेक्निक हमारे पास है। वो क्या है कि सेक्शन 2 तो हम जानते ही हैं, सारी कंपनी डिफाइन ही सेक्शन 2 के अंदर है, और उसके बावजूद अगर हम सेक्शन 20 की सब क्लॉज 20 की बात करें तो कोई भी व्यक्ति 0 से हीरो बनना चाहता है, 0 टू हीरो तो 20। इट्स वेरी सिंपल। आप किसी भी पर्सनालिटी की बात ले लीजिए, जो भी कोई कंपनी बनाने का ऑब्जेक्टिव रखता है वो यही रखता है कि 0 से क्या हो जाए, हीरो। तो 0 टू हीरो तो 20। सो कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। आर यू गॉट द पॉइंट? उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक क्लासिफिकेशन, दैट इज प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। सो प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68। वैसे तो बहुत बार ये बोला जाता है कि सेक्शन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, परंतु हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि अंगूर टूट नहीं रहे तो भाई साहब अंगूर क्या है, खट्टे हैं। लेकिन अगर एक लॉ के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक लॉ की फैकल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं
तो सेक्शन का फ्लेवर अगर एग्जामिनर को मिल जाता है, सेक्शंस अगर बच्चे की कॉपी में एग्जामिनर को मिल जाता है, तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है नंबर देने में, यस और नो। अदरवाइज तो भैया नंबर तो उसे देना ही है। लेकिन एज ए लॉ स्टूडेंट अगर आप कुछ सेक्शंस में, ये नहीं कह रही आपको 470 सेक्शन याद हो, पर कम से कम 70 सेक्शन तो याद हो, या कम से कम 25 सेक्शन तो याद हो, यस और नो। ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी क्लास स्टूडेंट को 20, 25, 30 सेक्शन और कंपनी लॉ की सारी लिमिट याद हो, तो पास होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स में 5-10 नंबर से ही बच्चा एक्सीड करते ही पास हो जाता है। आर यू गॉट द पॉइंट? अब अगर हम बात करें सेक्शन 2 क्लॉज 68 की, तो मैंने जैसे कि आपको बताया ऑल डेफिनेशन सेक्शन 2, अब बात किसकी कर रहे हैं? प्राइवेट कंपनी की। तो सेक्शन 2 क्लॉज 68, तो इसको याद करने का बड़ा ही साधारण तरीका है। 6 और 8 हिंदी थोड़ी बहुत जानते हो, हिंदू भाषी हो? यस, ऑल आर बिलोंग्स फ्रॉम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, स्विट्जरलैंड, नो ना? ओके, ऑल आर इंडियंस, भारतीय हैं। तो अगर हम बात करें 68 की, तो 6 और 8 को मिला के बना, तो 6 और 8 मतलब छटनी, और छटनी मीन्स कम, और कम मीन्स प्राइवेट कंपनी। यहाँ से आज जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगी, पहले तो मैं सेक्शंस बता देती हूँ, इस टॉपिक से मैं आपको ये भी बताऊंगी किस प्रकार का एग्जामिनर किस लेवल का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्चुअली ये जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, इसमें आपका एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये फेवरेट क्वेश्चन होता है प्राइवेट कंपनी से, है ना। टाइप्स ऑफ कंपनी, काइंड्स ऑफ कंपनीज हम पढ़ रहे हैं अभी। काइंड्स ऑफ कंपनीज, क्या बोला मैंने? काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसका मतलब ही क्या है? बिजनेस को सेटअप करना। अब बिजनेस कौन सा फॉर्म में करना है? आइदर यू गो फॉर अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी और अ 1 पर्सन कंपनी और अ स्मॉल कंपनी, येस और नो, आइदर द गवर्नमेंट कंपनी, वट एवर बी द, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो 6 और 8 बोले तो क्या होता है? छटनी। और छटनी का मतलब क्या होता है? कम। छटनी का मतलब क्या होता है? कम। और कम का मतलब होता है प्राइवेट कंपनी। भाई और बहनों, ये हुई हमारी प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, दैट इज टू बी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 एंड द क्लॉज इज 68। ओके, come to the next. If we are concerning about the public company, the public company is defined section 2 and the clause is 71. section 2 clause 71. तो उसको कैसे याद किया? हम 7 हैं। क्या बोला मैंने? हम 7 हैं। 7 मीन 7, है मीन 6। पब्लिक कंपनी को बनाने के लिए कितने आदमी चाहिए? 7, 7। So at least 7 persons are required to incorporate a public company. तो हम 7 हैं, मतलब हम मीन्स 2 and 7 and 1, तो सेक्शन 2 क्लॉज 71। समझ में आया? अगर हम उससे आगे की बात करें, प्राइवेट कंपनी में भी कई अलग अलग तरीके की कंपनी होती है। जैसे 1 पर्सन कंपनी है, तो 1 पर्सन कंपनी एक सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म को अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज में कन्वर्ट किया जाता है। तो 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है? एक ही मेंबर है, एक ही मेंबर था और हमेशा एक ही रहेगा। तो दैट इज टू बी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62। अब इसको याद करने की भी बेहतरीन टेक्निक हमारे पास है, तकनीक जिसे बोलते हैं हिंदी में। एक्चुअली क्या है कि 1 पर्सन कंपनी का सरकार का उद्देश्य इसको प्रमोट करना है। प्रमोट किस प्रकार से करना है? वो चाहते हैं कि भैया ये जो 1 पर्सन कंपनी, आज ये जो छोटा बच्चा है भविष्य में बड़ा हो। अब छोटा बच्चा कैसे है कि अब ये छोटा व्यापारी है, अब ये छोटा है। आप जानते हो अगर पेड़ छोटा हो तो उसकी प्रोटेक्शन की जाती है, उसके चारों तरफ जाल डाला जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी तोड़ के जा सकता है। परंतु वही पेड़ जब घना हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हो जाती हैं, उसके बहुत बड़े बड़े, हम कहते हैं कि वो पूरा घना हो जाता है, तो उसे कोई जानवर नहीं खाता। यही है ना बात? तो इसी तरीके से 1 पर्सन कंपनी अभी स्टार्टअप है, इनिशियल स्टेज पे है, तो सरकार भी चाहती है कि इसको अपनी ज़िंदगी जी लेने दो। जाओ पीसी जा, तू जी ले अपनी जिंदगी। कि किस तरीके से जिंदगी जीऊँ? कि मैं तो बड़ा छोटा व्यापारी हूँ, बड़ा छोटा स्मॉल व्यापारी हूँ, स्मॉल बिजनेसमैन हूँ। आई हैव नो आइडिया अबाउट द कंप्लायंसेस ऑफ कंपनी एक्ट, एंड इफ सपोज आई हायर अ कंपनी सेक्रेटरी, देन ऑब्वियस सी बात है ह्यूज कॉस्ट आर रिक्वायर्ड, इट्स अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पार्ट ऑफ द बिजनेसमैन, येस और नो? वो कहते भैया मैं ऐसे ही सही हूँ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है तू घबरा मत, ओपीसी तू संघर्ष कर, हम तुम्हारे, तो वो कहते हैं बस उठ आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ है। कि कैसे साथ हो? कि भैया तू टेंशन मत ले, देयर आर सो मेनी प्रोविजंस अंडर कंपनी एक्ट, बट हम तुझे सारे प्रोविजन मानने नहीं देंगे, तुझे बहुत सारे प्रोविजन की छूट दे देंगे। सो इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 62। तो हिंदी में इसे 62 बोलते हैं, अगर आपको आइडिया हो तो।
तो बस उठ आगे बढ़ हम तुम्हारे साथ हैं। सरकार बोल रही है ओपीसी कि बस उठ आगे बढ़ हम तुम्हारे साथ हैं। तो सेक्शन 2 क्लॉज 62, इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक। ओके, उसी के बाद एक और प्राइवेट कंपनी का ही पार्ट होता है, स्मॉल कंपनी। सरकार ने यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया कंपनीज का इसलिए रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर सके। जी ललचाए रहा ना जाए, है ना। तो वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करें, तो इसीलिए उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया। जैसे आपने देखा होगा जब हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो उसमें जनरल भी होता है ना, उसमें रिजर्वेशंस भी होते हैं, उसमें आपका एसी थर्ड क्लास भी होता है, एसी सेकंड क्लास भी होता है, एसी फर्स्ट क्लास भी होता है, हर तरीके की फैसिलिटी होती है। सरकार भी यही सोच रही है कि छोटा व्यापारी है कंपनी फॉर्म में बिजनेस करे, और थोड़ा सा बिजनेस बढ़ाओगे स्मॉल कंपनी। कि स्मॉल कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट है, वैसे स्मॉल कंपनी एक प्राइवेट कंपनी ही होती है और ओपीसी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन स्मॉल कंपनी को उसने कहा कि देखो तुम अगर एक लिमिट के अंडर में काम करोगे, एक लिमिट एक दायरे में अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें स्मॉल का स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम उस लिमिट को क्रॉस कर देते हो, उस लिमिट के आगे तुम अगर चले जाते हो तो फिर तुम्हें स्मॉल नहीं बोला जाएगा। क्यों? अब आप मुझे एक बात बताओ, छोटा बच्चा छोटा कब तक रहता है? जब वो छोटा होता है तभी तो उसे रिलैक्सेशंस मिलते हैं। नहीं, छोटा कैसे कि भैया अभी बड़ा ही छोटा है, अभी इसकी उम्र कम है, 8 साल का है, 7 साल का है, 6 साल का है। अच्छा, जितना ज़्यादा छोटा बच्चा होता है उसे उतनी अधिक रिलैक्सेशंस मिलती हैं। यस और नो? आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी ऐसे होता है जैसे आप किसी छोटे बच्चे को खिला रहे हो, हेलो हेलो बच्चों, ऑडियो वीडियो तो क्लियर है ना? ऑडियो वीडियो भी क्लियर है ना? एक्चुअली मैं अपने माइक से सेटिस्फाइड नहीं थी इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। हाँ जी, ऑडियो वीडियो क्लियर, ओके। सो मैं क्या समझा रही थी आपको कि कभी कभी कोई छोटा बच्चा होता है। अब जब वो छोटा बच्चा होता है तो आप उसे खिला रहे हो सपोज, अब खिलाते खिलाते कभी कभी उसके दिमाग ऐसा खराब होता है किसी के मुंह पे भी लात मार देता है। आपने देखा होगा ऐसा कई बार कि छोटा सा बच्चा है, 2 साल का है या 3 साल का है, 2.5 साल का है, बड़े प्यार से आप उसे खिला रहे हो, बड़े ही प्रेम से, और बच्चा खेलते खेलते मुंह पे लात मार के भाग जाता है। अब गुस्सा तो आता है, लेकिन कई बार क्या होता है, यार छोटा है इसे छोड़ो, ये बहुत ही छोटा है इसे समझ नहीं है, इसी प्रकार से। लेकिन वहीं अगर कोई 15 साल का लड़का ऐसे कर दे तो उसका क्या ही हस्न होगा, या तो उसे पागल बोला जाएगा या उसे क्या बोला जाएगा। हाँ, ओए होए, कह रहा जी उसे चांटे मारे जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं ये बात कि 15 साल के लड़का अगर इस तरीके की हरकत, एक बार बताओ, आप कोई फंक्शन चल रहा है और उसमें 3-4 साल का बच्चा, स्टेज लगी हुई है दूल्हा दुल्हन की, और पीछे से फूल तोड़ रहा है, फूल तोड़ रहा है और फूल गिरा रहा है, लेकिन वहीं एक 18 साल का, 15 साल का, 14 साल का नौजवान युवा स्टेज पे पीछे खड़ा और फूल तोड़ रहा है, दोनों में अंतर है ना। लेकिन आजकल तो सोफिस्टिकेटेड टाइम आ गया, आजकल तो 3 साल के बच्चे को भी फूल नहीं तोड़े जाते, अगर उसको किसी के यहाँ लेके जाया जाता है तो उनको एटिकेट सिखाए जाते हैं, जबकि बच्चा है वो अभी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नमकीन बिस्किट की तरफ देखता है तो मम्मी वहीं से बैठे बैठे आंखें दिखा देती ना, बच्चा समझ जाता है इंडिकेशन आ गया, नो नीड टू टेक।
लेकिन फिर उसके बाद फिर भी दूसरे वाले तो पूछते ही है ना कि बेटा थोड़ा सा और खाना है क्या, और खाना है क्या। तो फिर बच्चा बोलता है, देखता ही नहीं है मम्मी की तरफ, वो बेशरम हो जाता है कि ये तो मना ही करेंगे, वो फिर खा ही लेता है। और असली अगर आपको स्टेटस देखना है बच्चों का, तो उस वो गेस्ट जाने के बाद जो बचा हुआ सामान है उस पर देखिए किस तरीके से बच्चे नमकीन बिस्किट की ओर आ जाते हैं। पर अब तो कुछ ऐसी सब चीज़ें रही नहीं है, वो पुराने टाइम था। आज की डेट में बच्चे के लिए इतनी सब फैसिलिटीज़, इतना सब पैसा, इतनी सारी चॉकलेट्स, बिस्किट्स, नमकीन, वो अब उनके लिए रही नहीं है वो सब चीज़ें। वो तब होती थी जब मम्मी पापा छिपा के रखते थे नमकीन बिस्किट, अब से 20 साल 30 साल पहले की बात कर रही हूँ। अब तो बिस्किट नमकीन इतने घर में होते हैं कि बच्चा खुद ही नहीं खाता है ना। तो इसीलिए वो कहानी अब तो बहुत ही पुरानी हो गई है, क्योंकि अब तो आज की डेट में बिस्किट नमकीन नॉट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाउ अ डेज टेकिंग डेली बेसिस। बच्चा स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाता है ना। तो खैर वो बात छोड़िए, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि सेक्शन 2 क्लॉज 62 बस उठ आगे बढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। ओपीसी कंपनीज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लॉज 62, whereas on the other hand if you are concerning about the small company, small is basically is a status, है ना। वो कहता है कि अगर तेरी पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर एक लिमिट के अंडर में रहेगा तो हम तुझे क्या बोलेंगे, स्मॉल बोलेंगे। एंड सेम एज यूजुअल सेंट्रल गवर्नमेंट गिविंग वेरियस एग्जाम्पशंस ऑफ कंपनी एक्ट, and that is to be defined if we are saying define, then you know very well define मतलब section 2, defined under section 2 clause 85, 85 85 मतलब प्यासी, 85 means what, प्यासी। so 85 means प्यासी and it's a small company, okay। company, private company, a public company, one person company, small company। now if we are concerning about the foreign company, फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लास 42। अब 42 की बात करें तो इसको भी याद करने के लिए हमने फिर से एक टेक्निक निकाली जो सारी कंपनीज आपको पढ़नी है। अभी तो मैं आपको रूट मैप बता रही हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी कंपनी में पढ़ाऊंगी, अभी सिर्फ बता रही हूँ कि चैप्टर में क्या पढ़ना है। तो उसके बाद जब हम आगे चलते हैं फॉरेन कंपनी की हो, तो फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड सेक्शन 2 क्लास 42। अब 42 याद करने की भी अगेन मैंने टेक्निक निकाली, 42 बयां प्लस इंग्लिश। अंग्रेज अपनी बातें क्या कर रहे हैं, बयां कर रहे हैं। फॉरेन कंपनी बाहर बनती है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कि मुझे आ जाऊं कि कहाँ, कि मैं इंडिया आ जाऊं कि आ जाऊं कि आ जाऊं। तो फॉरेन कंपनी इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 42, ओके। फिर अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर 51% या उससे ज़्यादा जो कंट्रोल है वो किसी भी सरकार का रहता है। अब सरकार और सरकारें मतलब गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स यहाँ पे शब्द है कि मैम ऐसे कैसे, कि गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल के लिए है और गवर्नमेंट्स जो है वो स्टेट के लिए है। तो हो सकता है किसी कंपनी में अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट ने 51% कंट्रोल कर रखा हो सकता है एक कंपनी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा हो सकता है 2 स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कंट्रोल कर रखा हो। तो इट डिपेंड अपॉन सिचुएशन। तो अगेन गवर्नमेंट कंपनी। आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो है प्राइवेट कंपनी, और हम बहुत डिटेल में आज प्राइवेट कंपनी का डिस्कशन करेंगे और हर एक पॉइंट मैं आपके सामने आज बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर साफ आपके सामने रखूंगी, एक एक पॉइंट। तो आज के टॉपिक में हम प्राइवेट कंपनी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं 3-4 साल पहले की बात बता रही हूँ कि मेरे पास एक मिलने के लिए कंपनी सेक्रेटरी आए थे और उनकी अच्छी खासी फर्म है। तो वो मेरे से डिस्कशन कर रहे थे कि मैंने इंटरव्यू लिया ट्रेनिंग के लिए और मैंने उनसे प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ पूछा है कि व्हाट डू मीन बाय द प्राइवेट कंपनी, एंड वो मुझे सही से समझा नहीं पाए। तब मुझे ऐसा फील हुआ कि क्या फ्यूचर होगा ऐसे बच्चे का, या तो इसने एग्जीक्यूटिव में सही से पढ़ा नहीं है या इसको पढ़ाया नहीं गया है, दो में से एक ही बात है। बच्चों जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स की, और जब आप कॉर्पोरेट एक्चुअल कॉर्पोरेट में एंट्री लेते हो तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि आपने क्या पढ़ा और कहाँ पढ़ा, वहाँ सिर्फ आपसे क्वेश्चन होता है क्योंकि आपका करियर होता है। यहाँ पे थोरो स्टडी की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा स्टडी की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल गाइडेंस की भी ज़रूरत होती है, लेकिन सेल्फ स्टडी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक रूट, एक रास्ता तो मैं आपको ज़रूर दूंगी, लेकिन उस रास्ते पे आगे कितनी दूरी आपको तय करनी है ये आपकी अपनी मर्जी है। क्योंकि एक वकील एक ही कॉलेज से जब पास करके निकलता है तो एक वकील हो सकता है एक हियरिंग के 1 लाख लेता है, हो सकता है दूसरा 1000 लेता है। सो इट डिपेंड अपॉन योर पर्सनल वर्थ, आपको कहाँ पहुँचना है, इट्स योर ओन डेस्टिनी एंड देयर इज़ नो लिमिट। इसकी कोई लिमिट भी नहीं है, कोई लिमिट या कोई स्कोप नहीं है। जितना ज़्यादा, कई बार हम क्या करते हैं कि हम पैसे तो बहुत ज़्यादा देखते हैं कि ये इतना पैसा कमा रहा है, वो उतना पैसा कमा रहा है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उसने अपने ऊपर कितना काम किया है।
उसने कितना वर्कआउट किया है। और सीखना तो जिंदगी भर होता है, जहाँ सीखना बंद है वहाँ जीतना बंद है। तो आपको अपने लिए भी डेवलपमेंट करना है। और मैं ऐसा थोड़ा सा लैक ऑफ इंटरेस्ट में देख रही हूँ पिछले 4 से 5 सालों से। पिछले 5 सालों से मैं एक चीज़ बहुत डीपली एनालाइज कर रही हूँ कि अब बच्चों का सेल्फ स्टडी, जो एक्स्ट्रा थोरो स्टडी होती है, उससे इंटरेस्ट लूज हो रहा है। इंटरेस्ट लूज क्यों हो रहा है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, मैं अपना बेस्ट आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन इसके साथ आपको भी सेल्फ स्टडी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो, हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल निधि, थोड़ा सा लाइव स्टूडेंट से मैं बात कर रही हूँ। किसी को कोई भी डाउट हो आप अपने डाउट्स रख सकते हैं। और अभी जो है हम प्राइवेट कंपनी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सो सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर प्राइवेट कंपनी डिफाइन की गई। और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, मीन्स अ कंपनी। डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, दो तरीके की डेफिनेशन आपको जनरली देखने को मिलेगी। एक डेफिनेशन होगी इंक्लूड्स वाली और एक डेफिनेशन होगी मीन्स वाली। जहां पर डेफिनेशन मीन्स वाली होगी, इट मीन्स दैट इज अ स्ट्रिक्ट डेफिनेशन। वो क्या है? स्ट्रिक्ट है। विच बाय इट्स आर्टिकल्स, इट मीन्स ये कहना चाह रहा है एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स के अंदर 3 इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं कि क्या क्या, कि सबसे पहले रेस्ट्रिक्ट, क्या बोला इसने? रेस्ट्रिक्ट किया है किस चीज के लिए? रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। दूसरी चीज, दूसरी कंडीशन यहां पे इन्होंने बताई है, द लिमिट ऑफ मेंबर इज 200। मतलब एक जो मेंबर्स की लिमिट होती है, वो मैं यहां पे बता देती हूँ कि मेंबर्स की जो लिमिट होती है, द मैक्सिमम लिमिट इज 200। कितने मेंबर्स होंगे? 200। तो 200 की लिमिट यहां पे इन्होंने रखी है। द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी के अंदर जो है, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्स टू मैक्स कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200। लेकिन इसको हम एनालाइज करेंगे अभी जस्ट 2 मिनट बाद। अभी फिलहाल के लिए हम तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। और 1 मिनट, तीसरी कंडीशन जो है, वो तीसरी कंडीशन कहता है कि प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर any securities of company. It means there are 3 conditions. The maximum limit of member is 200 and the first condition is restrict the right to transfer its shares. तो कुल मिला के अगर हम क्रक्स में देखें तो there are 3 conditions. कितनी conditions हैं? 3 conditions दी गई हैं। और 3 conditions में जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली कंडीशन रेस्ट्रिक्शन की है, दूसरी कंडीशन मैक्सिमम लिमिट की है और तीसरी कंडीशन प्रोहिबिशन की है। तीसरी कंडीशन किसकी है? प्रोहिबिशन की है। इसीलिए मैं प्राइवेट कंपनी को क्रक्स में एमआरपी भी बोल सकती हूँ। एमआरपी अगर याद ना रहे, दिस इज अ टेक्निक एक्चुअली, हाउ टू क्रैम ऑल द पॉइंट्स। पढ़ते सब बच्चे हैं, पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन स्मार्ट टेक्निक के साथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्राइवेट कंपनी इज इक्वल्स टू एमआरपी बोल सकते हैं। कि एमआरपी कैसे? देखो, आर फॉर रिस्ट्रिक्शन, एम फॉर मैक्सिमम लिमिट एंड पी फॉर prohibition. This is a very simple technique to cram all 3 points at your exam time. Okay, so MRP के नाम से हम इसे याद कर सकते हैं। सेक्शन मैंने आपको याद कराई दिया, सेक्शन 2 क्लॉज 68, 6 और 8 छटनी, और छटनी मीन्स कम और कम मीन्स प्राइवेट कंपनी। अब जैसे कि आप कभी भी अगर देखो, मैं और आगे बताऊंगी अभी आपको, अगर कभी भी आपको ये देखना है कि ये पब्लिक कंपनी है या फिर ये प्राइवेट कंपनी है, तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जहां पे कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होता है, दैट मीन्स इज अ प्राइवेट कंपनी। लाइव स्टूडेंट्स, आप प्लीज एक बार रिप्लाई करके बताइए क्या सब कुछ सही चल रहा है। ऐसा ना हो मेरी क्लास कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बोलो मैम क्लास तो चल नहीं रही थी या कोई टेक्निकल इशू था। तो प्लीज आप कृपया करके बीच बीच में सभी बच्चे रिप्लाई करते रहें। हाँ जी, तो जब भी कभी आपको कंपनी देखनी है तो आप देख सकते हो, जैसे प्राइवेट वर्ड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम, तो यहाँ पे हम कहेंगे फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, या ओलो ऑटोमेटिक इंजन प्राइवेट लिमिटेड, कैरेटलिन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, जोमेटो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, मेक माई ट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो इस तरीके का शब्द आपको नजर आए तो आप समझ लेना ये क्या है? प्राइवेट कंपनी। यस, किसका डाउट था? हाँ बोलो बेटा, जब तक मैं पढ़ाऊँ ना तब तक मत बोलना, जब मैं पढ़ा के खत्म कर दूं मैं खुद ही पूछूंगी कोई डाउट तो आप बोलना, ठीक है बेटा।
पूछो क्या डाउट था आपका। पी से प्रीति, हाँ प्रोहिबिशन, हाँ तो अभी तो मैं कई बार बताऊंगी आपको। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन की, और इसे कंप्लीट करने से पहले आपको पहले दो बातें क्लियर बहुत अच्छे से होनी चाहिए। वैसे जो बच्चे को मैं CSEE में पढ़ाया उन्हें तो पहले से ये बात क्लियर होगी कि देयर आर टू वर्ड्स, वन इज अ प्रोहिबिशन एंड सेकेंड वन इज अ रेस्ट्रिक्शन। दोनों शब्द अगर एक आम आदमी देखता है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन, प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन एक आम आदमी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल के लिए, कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट के लिए, एक CS के लिए, एक लॉयर के लिए बहुत बड़ी बात है। इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट द प्रोहिबिशन इट मीन्स अ कंप्लीटली बैन, इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट रेस्ट्रिक्शन इट मीन्स वहां कुछ कर सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। मैम बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो पा रही, मेट्रो का एग्जाम्पल देती हूँ। आप मेट्रो में जब ट्रेवल करते हो तो आपने कई बार देखा होगा, जब हम मेट्रो में ट्रेवल करते हैं तो आपने कई बार क्या देखा होगा कि मेट्रो में आपने देखा होगा कि जगह जगह मेट्रो स्टेशन पे कुछ रूम्स बने हुए हैं और रूम्स के बाहर लिखा हुआ है एंट्रीज रेस्ट्रिक्टेड, एंट्रीज। इट मीन्स वहां पे बच्चों का जाने का तो बहुत ज्यादा मन करता है, देखने का तो मन करता है ये इसमें अंदर है क्या, लेकिन वहां पे एक आम इंसान नहीं जा सकता, सिर्फ DMRC स्टाफ को छोड़कर, सिर्फ और सिर्फ DMRC स्टाफ जा सकता है और कोई वहां पे एंट्री नहीं ले सकता। अब दूसरा मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि भैया जैसे कि हमने कहा एंट्री इज रेस्ट्रिक्टेड, तो इट मीन्स रेस्ट्रिक्शन का मतलब है वो काम कर तो सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। दूसरी तरफ वहीं हम अगर बात करें प्रोहिबिशन की तो उसी मेट्रो में लिखा रहता है स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड। अब एक बच्चा पूछता है मैम व्हाट डू यू मीन बाय द स्पीटिंग, तो स्पीटिंग का मतलब होता है बच्चों क्या, थूकना। खैर आप अच्छे बच्चों आपको पता है, कई बार बच्चों को नहीं पता हो तो बताना पड़ता है। तो स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड। अब वहां पे ऐसा तो कहीं नहीं लिखा होता कि आप थूक सकते हो सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, प्रोवाइडेड अपना डब्बा साथ लेके चले या शीशे के बाहर जाके स्पिट करें, है ना, तो ऐसा नहीं है। इट मीन्स दैट इज कंप्लीटली बैन, कोई भी वहां पे स्पिट नहीं कर सकता। यही दो शब्द आपको प्राइवेट कंपनी में देखने को मिलेंगे और मैं आपको सोचने के लिए मजबूर भी करूंगी। अब आप देखिए यहां पे लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। इट मीन्स यहां पे देखा जाए तो रेस्ट्रिक्शन लगाई है, क्या लगाई है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन लगाई है। द वर्ड इज यूज्ड रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। मेरा पहला प्रश्न सभी बच्चों से ये है कि आप मुझे बताइए, आप मुझे एक बात बताइए कि प्राइवेट कंपनी में ये जो रेस्ट्रिक्ट शब्द लिखा, सोचना है सब बच्चों को। यहाँ पे लॉ मेकर ने, ये लाइव में जितने बच्चे कनेक्टेड है प्लीज अपना अपना रिस्पॉन्स जरूर दें, इससे ही टू वे कम्युनिकेशन होता है और अच्छा भी लगता है। हाँ जी, जो भी बच्चे अभी यहाँ पे हैं मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे लॉ मेकर ने रेस्ट्रिक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया, यहाँ पे लॉ मेकर ने क्या लिखा, रेस्ट्रिक्शन, परंतु यहाँ पे प्रोहिबिशन क्यों नहीं लिखा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि लॉ मेकर ने यहाँ पे जो वर्ड लिखा है वो रेस्ट्रिक्ट लिखा है, यहाँ प्रोहिबिट शब्द क्यों नहीं लिखा, प्रोहिबिट पे तो लिख सकता था। अच्छा जिसके पास जवाब है वो अपने पास रखे, मैं एक बीच में से किसी भी बच्चे से पूछूंगी। हाँ जी सर आप बताइए। पहले मेरी बात सुनो, मैं रेस्ट्रिक्शन का मतलब तो मैंने तुम्हें बता दिया भाई, वो तो मुझे पता है, बहुत दिनों से पता है। मैं आपसे मेरा क्वेश्चन, पहले देखो सबसे अच्छी चीज ये होती है, पहली सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आपको सही से सुनना आना चाहिए, है ना, मैं भी तो आपकी क्वेरी आराम से सुनती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि लॉ मेकर ने यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वर्ड लिखा है परंतु यहाँ पे प्रोहिबिशन क्यों नहीं लिखा, मेरा क्वेश्चन ये है। ठीक, फिर वही, अरे ये तो मैंने बता दिया, मैंने कहा ऐसा क्यों लिखा, मेरा क्वेश्चन ये है ऐसा लिखा क्यों है, रीजन क्या है। लाइव में भी जो बच्चे हैं, लाइव में भी जो बच्चे हैं सोचिए समझिए और एक सही जवाब दीजिए। हाँ जी कौन बताएगा।
Okay, and you? Okay, anybody? Yes. Okay, anybody? Except yes. Okay. Uh, my question is very simple. Huh. एक्चुअली मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि मैं एग्जीक्यूटिव लेवल की क्लास ले रही हूँ। बड़ा ऊंचा आप सोच रहे हो, बहुत ऊंचाई तक आप जा रहे हो, है ना, प्रीएम्प्टिव राइट्स एंड बहुत आगे आप पहुंच गए हो। परंतु जिंदगी बड़ी सिंपल है, ये तो मुश्किल बना रखी है। सीएस कोर्स मुश्किल नहीं है, लेकिन बच्चों ने बना रखा है इतना 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 ज़्यादा उस चीज़ को। एक बात बताइए, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। मैं आपको एक सिंपल साधारण एग्जाम्पल ये देती हूँ कि मान के चलो, एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल कि आलू बॉईल करने हैं, है ना, और उसको बॉईल करने के लिए 4 विसल्स की ज़रूरत है या 4 कुकर की सीटी की ज़रूरत है, ठीक है, और उसमें आप सिर्फ 2 लगा देते हो, तो वो तो आलू तो कच्चा रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से कोर्स है, इसमें इतना पढ़ने की ज़रूरत है और बच्चा कम पढ़ता है। अब समझो आप ये टफ कैसे हुआ, मैं इसका जवाब तो दूंगी, लेकिन मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। मान के चलो आप पहली बार सीएस का एग्जाम दे रहे हो और आपको इतना पढ़ने की जरूरत थी, आपको 70% मेहनत करनी थी, आपने 40% करी, मेहनत करी, एग्जाम दिए, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। आपने फिर दोबारा से कोशिश करी और इस बार आपने 50% मेहनत करी, तो 2 अटेम्प्ट में आपकी मेहनत 90% हो गई है, जबकि एक ही अटेम्प्ट में से 70% की जरूरत होती, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, वो टफ तो अपने आप ही हो जाता है। जब एक बार उसने पढ़ा, नहीं पास हुआ, फिर दोबारा वो पढ़ा, फिर नहीं पास हुआ, फिर दोबारा वो पढ़ा, वो फिर नहीं पास हुआ तो उसने पढ़ाई तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा कर ही ली है। आई एम राइट और रॉन्ग? तो अब वो उसके लिए वो मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जान लगा ली, उससे क्लियर नहीं हुआ। मेरे जीवन का एक बेसिक सा, एक बड़ा ही सिंपल सा फंडामेंटल है, और शायद आपको उससे थोड़ा सा कुछ सीखने को मिले। मेरे जीवन का फंडामेंटल ये है कि जब मुझे ऐसा लगता है, देखो चुनौती सबके सामने होती है, और जो जितना बड़ा काम करते हैं उसके सामने उतनी बड़ी चुनौती होती है। मैंने ये देखा है, जब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गोल वो है, मुझे सामने वो अचीव करना है, और देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन, ये अपने माइंड को हम पहले ही कमांड दे लेते हैं। जिस समय मैंने सीएस ज्वाइन करी थी, मैं भी आपकी तरह एक छोटी बच्ची थी, 17-18 साल की उम्र मेरी भी थी, लेकिन मैंने अपने दिमाग में कंट्रोल, एक कमांड दी थी कि मेरे पास इसके अलावा देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन, मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरी जिंदगी में इसके अलावा। नहीं समझ में आई बात? देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑप्शन। एग्जिट का तो भूल ही जाइए, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मुझे एग्जिट करना है, बिकॉज दिस इज माई लाइफ। अब ऐसी कमांड जब बच्चे के माइंड में शुरू से ही चलती है, तो फिर उसे ऐसा लगता है कि मुझे बस वहां पहुंचना है। अब वहां पहुंचने के लिए मुझे कितने प्रयास करने, वो अपने आप आ जाते हैं। और जैसे जैसे हम अपनी मंजिल के जब नज़दीक आते हैं ना, तो हमें अपने एफर्ट्स बढ़ा देने चाहिए। जैसे कि आप दवाई, कई बार बीमारी होती है, तो बीमारी में दवाई जब टाइम टू टाइम देते हो, तो दवाई क्या करती है, बीमारी के ऊपर हावी हो जाती है और बीमारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हमें अपना गोल, अपने डेस्टिनेशन नजर आए, तो हमें अपने एफर्ट्स बढ़ा देने चाहिए। और सीएस में जो बच्चे सीएस करते हैं, मैं अभी सीएस की बात करूंगी, सीए सीएमए की मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ओनली फॉर सीएस डील कर रही हूँ। तो मैंने जो यहाँ पे नोटिस किया है कि जब प्रयास बढ़ाने चाहिए, उस समय बच्चा प्रयास कम कर देता है या बच्चा हिम्मत हार जाता है। तो मैं शुरू से आपको गाइड करूंगी, इट्स नॉट अ वेरी टफ कोर्स, इट्स अ वेरी सिंपल कोर्स, प्रोवाइडेड यू आर सिंपल। अभी जैसे कि मैंने एक प्रश्न करा कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन शब्द यूज हुआ, प्रोहिबिशन शब्द यूज नहीं हुआ, पर क्यों नहीं हुआ? और इसका इतना सिंपल आंसर है, जब हम कंपनी पढ़ते हैं तो उसकी कुछ फीचर्स होती है,
और उसकी फीचर्स होती है सेट फॉर पिक। सेट फॉर पिक मैंने तरीका निकाल रखा है याद करने का, सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। तो उसमें SATPIC ये शब्द आते हैं, जैसे कि S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, P फॉर परपीचुअल सक्सेशन। तो ये जिसमें T शब्द आया इसका मतलब है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। यस और नो? इट मीन्स अगर किसी कंपनी के अंदर कंपनी वाली फीचर्स नहीं होगी तो वो कंपनी किस बात की? आप मुझे बताइए, अगर प्राइवेट कंपनी के अंदर वर्ड लिखा जाता कि प्रोहिबिशन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट शेयर, इट मीन्स दैट इज नॉट अ कंपनी। वो तो कंपनी ही नहीं है, क्योंकि कंपनी की तो मूलभूत स्टार्टिंग इनिशियल वेरी फर्स्ट फीचर ही है ये। व्हाट इज द फीचर? दैट इज द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इफ देयर इज नो feature of transferability, then there is no company. That is a partnership or other forms of business, but that is not a company. The basic feature of company is transferability of share. That's why lawmaker use the word restriction, not used a word prohibition. Got it? This is a very simple answer. But कोई वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा, इधर उधर ऐसे वैसे, है ना सिंपल, है ना सिंपल। इसी तरीके से पेपर जब आता है तो क्वेश्चन के अंदर आंसर होता है, पेपर बड़ा सिंपल होता है, बट क्वेश्चन बच्चा इतना ओवर तैयार हो जाता है, अपने आप को इतना ओवर प्रिपेयर्ड कर लेता है, इतने डीप में चला जाता है कि फिर वो आसान चीजें भूल जाता है, आसान बातें भूल जाता है, बेसिक चीजें ही भूल जाता है। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसीलिए सिंपल और इजी तरीके से पढ़ना सीखो। दूसरी बात, हमने कहा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन की बात करी इन्होंने कि रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। तो अब मैंने कहा कि यहाँ पे जो है ये रेस्ट्रिक्शन शब्द क्यों यूज किया, एक तो ये बात। अब दूसरी बात सुनो, मुद्दा उठता है कि रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाई गई। रेस्ट्रिक्शन का मतलब हम कह सकते हैं बाधा क्यों क्रिएट करी गई, या कंडीशंस क्यों रखी गई कि प्राइवेट कंपनी में कोई भी व्यक्ति फ्रीली शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता जबकि पब्लिक कंपनी में कर सकता है। तो इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस क्यों रखी गई, इसके पीछे का कारण क्या था, वजह क्या थी? वजह नंबर 1 मैं आपको बताती हूँ, पहले वजह नंबर 1 समझते हैं। एक्चुअली क्या है कि प्राइवेट कंपनी, क्योंकि इसके अंदर आप तीसरी कंडीशन इसकी पढ़ोगे कि आम जनता से पैसे इकट्ठे नहीं कर सकती किसी भी तरीके से, तो इस कंपनी के अंदर जो टोटली पैसा होता है वो प्राइवेट लोगों का होता है। इसी वजह से गवर्नमेंट कहती है कि क्योंकि इस कंपनी में प्राइवेट इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो इसको हम जो कंपनी एक्ट के नियम हैं, जो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस हैं, प्रावधान हैं, सेक्शंस हैं, उनके कुछ रिलैक्सेशन दे देते हैं नोटिफिकेशन के थ्रू, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है इस वजह से। बट वहीं जब प्राइवेट कंपनी जिस कंडीशंस की वजह से वो प्राइवेट है, अगर उन कंडीशंस में से किसी भी कंडीशन का पालन नहीं होता या किसी भी कंडीशन का उल्लंघन हो जाता है तो उसे दी गई सारी छूट वापस ले ली जाती है। क्या ये बात समझ में आई? अब अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगला पॉइंट है हमारा द मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200। मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200। अगर मान के चलिए मैं हूं और मेरे अलावा 199 मेंबर्स और है कंपनी के अंदर, शेयर होल्डर्स हैं, और मेरे पास 20 शेयर है। मैंने क्या किया, एक शेयर तो अपने पास रखा और एक एक शेयर 19 लोगों को ट्रांसफर कर दिए, क्योंकि मेरी फ्री ट्रांसफरेबिलिटी अगर देखा जाए। जब मैंने 19 शेयर अलग अलग 18-19 लोगों में ट्रांसफर करे तो अब उसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 200 नहीं रहे, 200 से ज्यादा हो गए। अब क्योंकि वो 200 से ज्यादा हो गए तो उसका जो प्राइवेट कंपनी की कंडीशन थी कि 200 मेंबर्स रहेंगे वो एक्सीड हो गई, और एक्सीड हो गई तो उसको दी गई जो एग्जेम्पशंस हैं, जो प्रिविलेजेस वो खत्म हो जाएंगी। तो एक मुख्य वजह यह भी होती है कि इसके अंदर कंडीशन है कि आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके की कंडीशंस होती हैं। वो होती है प्रीएम्प्टिव राइट। क्या होती है? प्रीएम्प्टिव राइट। मतलब ये प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब क्या है, इसके मायने क्या है, वो थोड़ा सा हम समझते हैं। प्रीएम्प्टिव राइट का मतलब होता है कि आप कंपनी के साथ जो आप कभी भी शेयर ट्रांसफर करोगे तो करने से पहले कंपनी के ही मेंबर से, कंपनी के लोगों से ही आपको पूछना पड़ेगा। पहले वो उनके पास राइट होगा शेयर्स लेने का, उसके बाद फर्दर बाहर किसी को आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। दैट इज नोन एज प्रीएम्प्टिव राइट। क्या बोलते हैं इसे? प्रीएम्प्टिव राइट। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? किस तरीके की कंडीशंस ट्रांसफर के ऊपर लगाई जाती है।
अब अगला मुद्दा उठता है कि व्हाट इज द मैनर ऑफ ट्रांसफर, कि प्राइवेट कंपनी में किस मैनर से शेयर को ट्रांसफर किया जाता है. दैट मैनर इज मेंशन इन द आर्टिकल्स. एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी through which company regulate their entire internally process. So in which manner they are transfer the share, that is to be mentioned under article of association. Come to the next point, that is the share. If we are concerning about the share, first what do you mean by the share? Share means a hissa. Share means a hissa in a capital of a company. तो जब शेयर शब्द को डिफाइन किया जाता है तो उसमें लिखा जाता है शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी. तो शेयर कई बार शब्द यूज होता है, शेयर मींस अ शेयर. तो जब पहली बार बोलते हैं शेयर मींस अ शेयर, देखो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जीक्यूटिव लेवल के स्टूडेंट को इतने पेशेंस तो होने चाहिए कि इस तरीके से प्रोविजन को पढ़ सके, तभी जाके वो कंपनी लॉ के पेपर को क्रैक कर सकता है. तो शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी. तो ये कहता है शेयर मींस अ शेयर. जो दूसरी बार शेयर शब्द यूज हुआ उसका मतलब है हिस्सा, और पहली बार जो शेयर शब्द यूज हुआ उसका मतलब है मींस अ शेयर. शेयर को डिफाइन किया जा रहा है इन अ कैपिटल ऑफ अ कंपनी, क्योंकि कंपनी एक ऐसा फॉर्म है बिजनेस करने का जहां पे सबका साथ सबका विकास है. तो वो कहते हैं इतनी पूंजी हमारी कंपनी की है, उसमें से जो जितना पैसा देगा उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाएगी, और जो जितना पैसा देगा उसके पास उतने शेयर हो जाएंगे. समझो बात को, उसके पास उतने शेयर हो जाएंगे, और उसके पास जब उतने शेयर हो जाएंगे तो वो उतने के लिए जिम्मेदार हो जाएगा. अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि किसी भी कंपनी के अंदर शेयर को होल्ड करना क्या कुछ राइट्स देता है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मुझे आपकी नॉलेज एनहेंस करनी है. क्या अगर कोई भी व्यक्ति किसी कंपनी में शेयर होल्ड करता है तो क्या सिर्फ उसे राइट्स मिलते हैं, कुछ लायबिलिटीज भी रहती हैं? मैं बस पूछना चाहती हूं क्योंकि मुझे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप कर रहे हैं. लाइव वाले बच्चे आप भी रिप्लाई करें. क्या कभी भी किसी कंपनी के अगर हम शेयर होल्ड करते हैं तो सिर्फ क्या वहां पे हमें राइट्स मिलते हैं या कुछ लायबिलिटीज भी होती हैं? क्या होती हैं लायबिलिटीज? सोच के बताइए. मैं आपको बताती हूं बिना समय व्यर्थ करे हुए. टू होल्ड द शेयर इज अ बंडल ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज. नॉट ओनली द राइट्स, देयर आर सो मेनी राइट्स आर अवेलेबल अंडर कंपनी एक्ट. जैसे राइट टू रिसीव नोटिस है, राइट टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, राइट टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, राइट टू इंस्पेक्ट रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स. ये राइट टू टेक अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज द राइट. तो कंपनी लॉ के अंदर ऐसे बहुत सारे अधिकार जो हैं इस शेयर होल्डर को दिए गए हैं, लेकिन उसी के साथ कुछ जिम्मेदारी भी दी गई है कि तुमने जितना वादा किया है ना कैपिटल का, उतना तुम्हें पे करना है. जो कैपिटल वो होल्ड करते हैं उसका रीपेमेंट, उसको देना उनकी एक सबसे बड़ी लायबिलिटी है. तो टू होल्ड द शेयर इज नॉट ओनली अ राइट बट इट इज अ बंडल ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑल्सो. कई बार हम सोचते हैं कि सिर्फ हमारा राइट ही राइट है, हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है. समझ में आ रही है बात? अब अगर हम यहाँ पे लायबिलिटी की बात करें तो कंपनी की फीचर, हमें टाइप ऑफ कंपनी हमें देखनी पड़ेगी कि अगर कंपनी नॉर्मल कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर है, तो वहां पे तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ अनपेड वैल्यू तक होती है. मतलब जितना पैसा आपने कंपनी को नहीं दिया, जैसे मान के चलो 10 रुपए का आप शेयर होल्ड कर रहे हो और उसमें से 8 रुपए आपने क्या कर दिए, पे कर दिए, तो 2 रुपए आपके बाकी के बचे, तो आपकी 2 के लिए लायबिलिटी होगी. लेकिन वहीं अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वहां अमाउंट की गारंटी दी जाती है कि आपने जितनी अमाउंट की गारंटी दी आपको उतना पेमेंट करना है. लेकिन वहीं अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, अगर मैं आपको कंपनी लॉ के इतिहास की बात करूं तो सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट ही अनलिमिटेड लायबिलिटी का था. उसके बाद नए कंपनी एक्ट में चेंजेस करे उन्होंने. पहली बार जब कंपनी एक्ट इंडिया के अंदर आया था तो उसमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज कंपनीज होती थी, लेकिन फिर इन्होंने उसके अंदर चेंज करके नए एक्ट में कुछ चीज़ें डाली कि लिमिटेड लायबिलिटी वाली भी होंगी. तो अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अगर है तो फिर उसके अंदर तो देयर इज नो लिमिट ऑन लायबिलिटी. अब यहाँ पे बच्चों के माइंड में एक बड़ा तेजी से क्वेश्चन चलता है कि मैम यहाँ के हम हो गए कंफ्यूज. कंफ्यूज क्यों हो गए? कि मैम कंफ्यूज हम इस वजह से हो गए कि आप तो पहले दिन से हमने आपकी जब से क्लास देखी है, जब से आपको पढ़ाते हुए सुना, तो आप एक ही बात रटवा रही हो, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी.
पर मैम यहाँ तो बहुत अपोजिट हो गया। इस चीज़ का जवाब मेरे पास है, और वो जवाब मैं आपको ये देती हूँ। आपके घर में किसी एक दो बच्चों से ही मैं पूछती हूँ, आपकी बुआ जी हैं आपके बुआ जी? काफ़ी भाग्यशाली हो आप। अच्छा, आपके भी बुआ जी हैं? कितनी है? बस आपके कितनी है? और फूफा जी? अरे मैंने इसलिए, यार तुम डोंट टेक इट अदरवाइज, इसलिए पूछा कि अगर शादी नहीं हुई तो फूफा जी थोड़ी ना होंगे। यार लॉ के स्टूडेंट तो इंटरप्रिटेशन सही करो। अब वो कह रहे बुआ जी दो तो फूफा जी भी दो ही होंगे, ऑब्वियसली बता, आई नो वेरी वेल, बट एक भी हो सकते हैं, है ना, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, अगर शादी नहीं हुई। आई एम राइट और रॉन्ग? तो आपकी दोनों बुआ जी की शादी हो चुकी है। ओके, बहुत अच्छी बात है। आपकी कितनी बुआ जी हैं? बहुत ही सौभाग्यशाली हो आप। मतलब अच्छा है, अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा बुआ जी होती हैं उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। आई एम नॉट वेरी लक्की, मेरे नहीं है, इसलिए मैं आपको अच्छा बोल रही हूँ। आपके दो हैं, चाचा जी भी होंगे, ताऊ जी भी होंगे, ठीक है। आपने कभी एक चीज़ नोटिस करी, या अपनी बुआ जी के साथ या अपनी मौसी जी के साथ, कि उनके कुछ कुछ फीचर्स आपके पेरेंट्स से मैच करते हो? जैसे बुआ के या मौसी की आपकी मम्मी के साथ कुछ कुछ फीचर्स मैच करते हो, आवाज़ मैच करती हो, ऐसा कभी आपने अनुभव किया? चलो आपने तो अनुभव किया, अगली वाली जनरेशन अनुभव कर ही नहीं पाएगी। पूछो क्यों? क्यों बताओ? अगली वाली जनरेशन के कई रिलेशनशिप तो खत्म होने वाले हैं पूरे तरीके से। रिलेशनशिप एक बचेगा, गली में आती जाती आंटी और अंकल, तो कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं, गलत कह रही हूँ मैं? क्यों? क्योंकि एक ही बच्चा होता है, अब उसके ना तो भाई है ना बहन है, तो बुआ खत्म, मौसी खत्म, ताऊ खत्म, बस अकेला वही बच्चा। नहीं, खैर कोई बात नहीं, आने वाला भविष्य तो यही है। आंटी और अंकल बचेंगे, और आंटी कोई कहलवाना चाहता नहीं, है ना। आंटी को अगर आंटी बोल दो तो ये सबसे बड़ी घंटी बज जाती है ना। लेकिन आजकल के बच्चे तो बड़े शैतान हैं, आजकल के बच्चे तो बहुत शैतान है। अब उनकी गलती भी क्या है? सोसाइटी के बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स, उनकी मम्मी भी मैरिड हैं, तो वो भी उसी तरीके के कपड़े पहनती हैं, और कोई लड़कियां होती है तो वो भी इसी तरीके के कपड़े पहनती है, वो डिफ्रेंसिएशन ही नहीं कर पाते। अब कई बार वो गलती से जो दीदी होती है उनको भी आंटी बोल देते हैं, बच्चे हैं बेचारे मासूम, अब दीदी वहीं भड़क जाती है। लेकिन बच्चे इतने तेज हैं आजकल के। एक दिन मैं जा रही थी रास्ते में, तो वो अपने बैडमिंटन कोर्ट में, नहीं फुटबॉल कोर्ट में, शायद फुटबॉल से खेल रहे थे, तो उनके फुटबॉल कोर्ट के बाहर गिरी। मैं वॉक कर रही थी तो उन्होंने कहा दीदी बॉल फेंक दो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब बॉल मैंने नहीं दी, फिर फेंकने के बाद जब मैंने फेंक दी, मैंने कहा चलो अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया, बॉल दे देती हूँ, फिर बोलते आंटी थैंक यू। बहुत शैतान है। तो आजकल के बच्चे भी बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। तो इट मीन्स मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ फीचर्स जो है मैच करती हैं, किसके साथ? अपने पेरेंट्स के साथ। तो आप क्या ये कह देते हो कि मौसी की अगर कुछ फीचर्स मम्मी के साथ मैच करती है तो बोथ आर द सेम पर्सन? नेवर एवर। सेम एज यूजुअल। अगर कंपनी है और उस कंपनी की एक फीचर है अनलिमिटेड लायबिलिटी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी खत्म हो गई है। अब मैं इसकी कहानी आपको बताती हूँ। पार्टनरशिप फर्म के साथ अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को कंपेयर करें, तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर पार्टनरशिप फर्म चाहे रनिंग में है, गोइंग कंसर्न है, या फिर बंद हो रही है, दोनों ही केस में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की। बट इफ वी आर कंसर्निंग अबाउट द अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, व्हेनेवर द कंपनी इज इन गोइंग कंसर्न, देयर इज नो अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तब जाके उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। आर यू गॉट द पॉइंट? सो हमने पहली फीचर की बात करी, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। पहला पॉइंट उन्होंने कहा, क्या कहा? रेस्ट्रिक्शन है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या चर्चा करी? क्या यहाँ पे प्रोहिबिशन शब्द का इस्तेमाल हुआ? यहाँ पे प्रोहिबिशन शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर यहाँ पे प्रोहिबिशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता तो सिंपल सी बात थी, यहाँ पे अगर प्रोहिबिशन शब्द का इस्तेमाल किया जाता तो पूरे तरीके से बैन हो जाता और ये कंपनी ही नहीं बचती। दूसरी बात, हम जब पहुंचे, दूसरे पहलू पे हम पहुंचे, हमने कहा किस प्रकार की कंडीशन हो सकती है और इस तरीके की कंडीशन क्यों है, तो क्यों का लॉजिक क्लियर हो गया। उसके बाद राइट्स की हमने बात करी, क्या शेयर होल्ड करना सिर्फ और सिर्फ राइट्स ही है? क्या शेयर को ट्रांसफर करवाना भी एक अधिकार है? आंसर इज यस, बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे कहती हूं, अगर मान के चलिए आपका राइट है ट्रांसफर कराना शेयर, परंतु आपके शेयर को ट्रांसफर करने से मना कर दिया जाता है, तो आप क्या करोगे? अगर आपके शेयर्स को ट्रांसफर करने की बात चल रही है और शेयर्स को ट्रांसफर करने से पूरे तरीके से कंपनी कहती है जब तुझसे जो वो कर ले, हम नहीं कर रहे ट्रांसफर, जा जो करना है वो कर ले, तो क्या करोगे? एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? मैम हम पहली क्लास में बैठे हैं, पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए कंपनी लॉस, ऐसे बोलोगे? नहीं ना? यस,
मान के चलो आप कंपनी के साथ कनेक्ट हुए, आपने कंपनी के शेयर होल्ड करे, कंपनी क्लियरली सेज कि हम तुम्हारे शेयर्स ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम तुम्हारे शेयर्स ट्रांसफर। अच्छा, कंपनी से हम ये बात क्यों बोल रहे हैं? हर चीज के पीछे लॉजिक है। हम कंपनी से बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कंपनी ही रिकॉर्ड बनाती है शेयर होल्डर्स का, मेंबर्स का। कंपनी के पास रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर के अंदर जिसका नाम है वो कंपनी का मेंबर है, और जिसका नाम नहीं है, मैम अगर बाई चांस नाम नहीं है तो क्या होगा? देखो, हर चीज के पीछे अगर गहराई में जाए तो अंदर अंदर डीप डीप जाते जाते हैं। यस और नो? अगर रजिस्टर कौन बना रही है? कंपनी बना रही है। और अगर कंपनी रजिस्टर में किसी का नाम मेंशन नहीं है तो क्या होगा? तो ये होगा, जो डिविडेंड दिए जाते हैं उसकी लिस्ट उस रजिस्टर से निकाली जाती है, जो राइट्स दिए जाते हैं उसकी लिस्ट रजिस्टर ऑफ मेंबर से निकाली जाती है। लेकिन आपका नाम अगर वहां पर नहीं है तो आपके अधिकार भी नहीं है, आप मेंबर ही नहीं हो, आपको कुछ मिलेगा ही ना, डिविडेंड मिलेगा ना नोटिस मिलेगा। समझो मेरी बात? इट मीन्स अगर कंपनी के अधिकार चाहिए तो रजिस्टर में नाम होना जरूरी है। मान के चलो कंपनी की मैं शेयर होल्डर हूं और मैंने अपने शेयर आपके नाम ट्रांसफर करे, तो मुझे इसकी इंफॉर्मेशन कंपनी को देनी पड़ेगी, आपको भी इसकी इंफॉर्मेशन कंपनी को देनी पड़ेगी। परंतु अगर कंपनी शेयर्स ट्रांसफर नहीं करती है तो क्या होगा? तो राइट अफेक्ट होंगे ना। और जब किसी का कोई नहीं होता तो उसका कौन होता है? कानून होता है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको जाना पड़ेगा एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी की कुंडी खटखटाओगे कि सर, कि हाँ, कि सर ये कंपनी क्या कर रही है, हमें शेयर ट्रांसफर करने से मना कर रही है, रोक लगा रही है, आप कृपया करके इसे समझाओ, इसको सही डायरेक्शन दो। वहां पर अब एनसीएलटी कौन है? एनसीएलटी कंपनी की कोर्ट है। एनसीएलटी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है जहां पे कंपनी के केस डील होते हैं, सिविल कोर्ट में नहीं जाते क्योंकि सिविल कोर्ट टेक मोर टाइम। एनसीएलटी इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, स्पेशली जो बनाई गई कंपनी के केसेस के लिए है, तो वहां पे केसेस जल्दी क्या हो जाते हैं? रिजॉल्व। आई यू गॉट द पॉइंट? सो नो नीड टू गो फॉर सिविल कोर्ट, गो फॉर द कंपनीज कोर्ट दैट इज नॉन एज एनसीएलटी। वेरी सिंपल। अब एनसीएलटी आपकी बात सुनेगी, समझेगी, अगर आप सही हो तो कंपनी की डांट लगाएगी, अगर आप गलत हो तो आपकी डांट लगाएगी। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? सो अगर ये हमारा अधिकार है और इस अधिकार से अगर हमें रोका जाता है तो हम कंपनी के अगेंस्ट जाके एक्शन ले सकते हैं, एनसीएलटी के पास अप्रोच कर सकते हैं। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? यहां तक की बात समझ में आई? अब अगला पॉइंट, क्योंकि मैंने आपको सेक्शन 2 क्लॉज 68 को एक ही सेकंड के अंदर याद करवाया था। एमआरपी, अगर मान के चलो बेबी क्रक्स की बात करें, मैम जी बेबी क्रक्स और क्रक्स, भाई साहब ये क्रक्स ही है जो आपको सीएस बनाएगा और कोई चीज नहीं है। ये क्रक्स और ये बेबी क्रक्स एक ऐसी जड़ी बूटी है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। अगर बेबी क्रक्स की हम बात करें प्राइवेट कंपनी के बारे में, तो सबसे पहली बात सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइन है, याद कर ली टेक्निक के थ्रू, ये टेक्निक के थ्रू याद हो गया? यस और नो? और दूसरी चीज अगर हम इसकी कंडीशन याद करें तो क्या है, लेकिन कहां पर होता है? एओए के अंदर, है ना। तो एमआरपी ये तो मैंने सीक्वेंस में याद किया है, लेकिन R4 क्या होता है? रिस्ट्रिक्शन, और M4 क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट, और मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200। अब इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, ये हमारा एक चर्चा का विषय बन गया है। सेकेंड कंडीशन, देयर आर 3 कंडीशन मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना। तो अब हम बात करेंगे 200 लिमिट की। ये जो लिमिट की बात कर रहे हैं 200, ये क्या कहानी है? ये कहता है ओपीसी को छोड़कर, अब ये कहानी बड़ी अच्छी सी है, लंबी सी है। कह रहा है ओपीसी को छोड़कर, ओपीसी को छोड़कर, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी द लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर। अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है, क्योंकि मुझे पता है बीच बीच में बच्चे क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने अभी तक, क्योंकि इतनी जल्दी कंप्रेस करके आपको क्लास नहीं मिल सकती एप्लीकेशन के थ्रू, इसी वजह से अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है मैंने सारी क्लासेस यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, इसी वजह से,
क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीच बीच में ज्वाइन करते हैं, फिर उनको पैनिक हो जाते हैं कि मैम हमारी क्लास छूट गई है या हम परेशान हो गए हैं। तो आप परेशान ना हो, जिस भी बच्चे की क्लास छूटी है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, मैं आपके ग्रुप में आज शेयर कर दूंगी, आप वो बाकी की क्लास देख लेना। तो मैंने अभी तक जो भी लेक्चर लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे बीच बीच में ज्वाइन करेंगे, एकदम से रिकॉर्डेड लेक्चर आपको बहुत मुश्किल हो जाता है देना, तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है। तो जो भी बच्चे चाहे लाइव में है, फेस टू फेस में है, वो पूरा लेक्चर का मैं लिंक शेयर कर दूंगी सारी क्लासेस का, आप वहां से कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैम अब एक बच्चा कह रहा है मैम एक काम करो, मैंने कहा क्या, एक काम कर लो ना आप, मैंने कहा क्या, आप यूट्यूब पे ही पढ़ा लो फ्री। अच्छा ठीक है बेटा, मेरी उम्र हो जाने दो फिर फ्री पढ़ाऊंगी, उम्र तो हो जाने दो। अभी तो बच्चे बोलेंगे आप सुबह बैग लेके जाती हो, शाम को आती हो, पैसे भी नहीं लाती हो, तो फिर घर में कोई खाना भी नहीं देगा, समझो ना बात को। अभी मैं सुबह क्लास लेने आऊंगी और शाम को अगर ऐसे ही जाऊंगी तो पैसे भी नहीं देगा कोई, गाड़ी में तेल भी नहीं डलवाएगा, है ना। तो अभी खर्चा है, इसलिए थोड़े दिनों बाद जब थोड़ी सी, मतलब आप समझो बात को, उम्र ज़्यादा हो जाएगी और पैसा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं फ्री पढ़ाऊंगी फिर यूट्यूब पे, सही रहेगा ना। दो बातें हैं, देखो पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी क्योंकि अभी तो बच्चे हैं, बच्चे बोलेंगे, छोटा बच्चा है बोलेगा आपने हमारे लिए क्या किया, आप समझो ना बात को, आप ऐसे बच्चे समझ सकते हो ना। फिर उसके बाद जब वो सेटल हो जाएगा, उसके लिए काफ़ी पैसे भी हैं, हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएंगे, और हमारी कोई किसी को ज़रूरत नहीं रहेगी। एक लेवल पे एक टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड इन अ इनिशियल स्टेज, आफ्टर सम टाइम लाइक क्रॉसिंग 50 के बाद, 55 के बाद, एवरीबडी इज बिजी इन आवर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल मी ऑल्सो। तो उस समय एक अच्छा ऑप्शन रहेगा कि यू गो फॉर यूट्यूब लाइव, उससे बड़ा अच्छा रहेगा क्या, एक तो बुढ़ापे में इधर से उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा, घर से पढ़ा सकते हैं या अपने फार्म हाउस से पढ़ा सकते हैं, है ना, या किसी ट्रिप पे कहीं गए हैं, घूमने गए हैं, वहीं से ही पढ़ा रहे हैं यूट्यूब लाइव, है ना। इस तरीके चलता फिरता सेटअप रखो, निकल जाओ अपना बैग पैक करके, दुनिया घूमो और पढ़ाते रहो, कितना अच्छा है ना, प्रोफेशन भी नहीं जाएगा और पढ़ाई भी चलती रहेगी बच्चों की। और इसमें दो फायदे, एक तो पहली बात, जो बिजी, जैसे बिजी लाइफ होती है तो बिजी रहेगी, खाली आदमी रहता दिमाग शैतान का हो जाता है। दूसरी बात, दूसरा फायदा क्या है कि जो बच्चे पे नहीं कर सकते, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, तो भगवान के लिए रास्ते अच्छे खुलेंगे, है ना। तो रास्ता अच्छा, जितने बुढ़ापे की ओर जाते जाएंगे तो रास्ते अच्छे खुलते जाएंगे। तो मैंने ये पहले ही प्लान कर रखा है कि मैं जब मैं 55-50 क्रॉस कर जाऊंगी तो उसके बाद मैं बच्चों को फ्री पढ़ाऊंगी, यूट्यूब फ्री, एकदम फ्री, कोई दिक्कत नहीं, घूमने जाया करूंगी और वहीं सेटअप ले जाया करूंगी अपना साथ में, और वहीं से बच्चों को पढ़ाती रहूंगी। तो नो नीड टू पे अ सिंगल पाई, आप पढ़ते रहिए। तो अब बच्चे कह रहे हैं मैम हम तभी पढ़ेंगे, हम जा रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम, अच्छा आप बताइए कॉन्सेप्ट कैसा, आप खुद ही बताइए, कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, घर में रहने से तो अच्छा ही है, घर में रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो क्या ही होना है, कुछ नहीं होना है। इट्स बेटर कि बच्चों का भी फायदा होगा, आपके जैसे और बच्चे आएंगे, और उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, हम बिजी भी रहेंगे, और पैसे की उस समय ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इतना पैसा आ जाएगा, क्या ही करेंगे इतने पैसे का। चलो अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अगली बात हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ओपीसी के अंदर जो मैक्सिमम लिमिट है वो 200 की रहेगी। इस पॉइंट को यहीं पर रोक के मैं एक बात बताती हूँ आपको। सपोज करिए, सपोज एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, सपोज एक बात समझिए आप मान के चलिए कि आप कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो, और मैंने कहा कि तीसरा फायदा मैं आपको बताने जा रही थी कि यूट्यूब पे फ्री पढ़ाने का, या एक ऐसी उम्र में आने के बाद फ्री पढ़ाने का क्या फ़ायदा होगा। ये जो नॉलेज इतनी सारी इकट्ठी होगी, ये बेकार हो जाएगी ना घर में रह के, नहीं समझ रहे बात को। 18 साल की उम्र से लेकर 58 साल की उम्र तक कितना ज्ञान हो जाएगा, और वो ज्ञान अगर सिर्फ घर में रहेंगे, सिर्फ ये लगेगा कि अब नहीं कुछ करना, अब रिटायरमेंट ले लेते हैं XYZ, तो एक तरीके से वो नॉलेज किसी के काम नहीं आएगी। लेकिन वही वो नॉलेज हम जितना ज्ञान बच्चों को देंगे, उससे उनकी नॉलेज डेवलप होगी, एक से एक। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबका सब कुछ ही होगा। आज देखो कितना, ऐसा नहीं आप टीचिंग प्रोफेशन में आना चाह रहे हो, नहीं ना, तो फिर इतना मत सोचो यार, पब्लिक एट लार्ज के स्टिक सोचना चाहिए ना। नहीं ऐसा होगा, अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर फीस कम हो जाएगी ना, और भी तो और बच्चों का फायदा होगा, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे क्या, हम यहाँ पे बात कर रहे थे बच्चों कि मैंने कहा कि सपोज करिए आप सब लोग जो है कंपनी के एम्प्लॉय हो, लॉजिक से पढ़ते हैं, लॉजिक समझ में आ रहा है ना चीज़ों का, आप सब एम्प्लॉय हो। हमने कहा ये हमारी कंपनी, या मैं बोलती हूँ मेरी कंपनी, आप सबको आज 6:20 पे ही यहाँ से लॉग आउट करना है, क्योंकि ये मेरी कंपनी है और इसमें प्रोग्रेस होनी चाहिए। आपको कैसी फीलिंग आएगी, खराब फीलिंग आएगी,
हमेशा बच्चों ध्यान रखना, यू आर कॉर्पोरेट प्रोफेशनल। जब भी कभी मैं अपने घर पे भी होती हूँ तो हमारे जितने भी काम करने वाले मेड है, मैं उनसे यही बोलती हूँ हमारा काम है, हमें करना है, साथ में मिलके करना है। क्योंकि कभी भी किसी से काम करवाना है तो आप कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते मेरा काम है करके जाना। कर तो देगा लेकिन मन से नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति को, आपने अपनी बिजनेस स्टडीज में एक बात पढ़ी होगी, क्योंकि आपको लीड करना है, आपको फ्यूचर में लीडर बनना है, और जो लीडर होता है उसके पास लीडरशिप क्वालिटीज होती है। अगर फिजिकल एजुकेशन आपने पढ़ा है, मैथ्स वाले बच्चे तो नहीं थे, मैथ्स वाले तो नहीं थे कि कॉमर्स विद मैथ्स, भाई मैथ्स ही लेना, तो पीसीएम लेते हैं मैथ्स की। समझ लो ना बात को, समझिए ना आप दिल की बात। मैथ्स वाले होते तो फिर हम वहीं जाते साइंस में, मैथ्स से बचने के लिए कॉमर्स में, और कॉमर्स के साथ भी मैथ्स ले लिया। तो ये तो वही है ना कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक तो कड़वी थी ऊपर से नीम पर, मतलब इसका मतलब है कि एक तो ऑलरेडी वैसे ही परेशान थे, ऊपर से मैथ्स और ले लिया। जबकि सीएस में तो मैथ्स का कोई खास ज़्यादा रोल ही नहीं है, हर किसी की एक अलग चॉइस होती है। तो बिजनेस स्टडीज में आपने बहुत एक स्टीम नीट पढ़ी होगी। बिजनेस स्टडीज याद है कोई सब्जेक्ट था आपके यहाँ पे? अच्छा याद है। तो वहाँ पे आपने स्टीम नीट पढ़ी होगी क्लास 12 के अंदर, ज़्यादा दिनों की बात नहीं बता रही। तो सेटिस्फेक्शन नीड्स होती है, एक टाइम के बाद इंसान को पैसे की नहीं रिस्पेक्ट की जरूरत होती है ना। तो इसी तर्ज पे, इसी बात पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च हुआ, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च में एक बात निकल के आई कि कभी भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अप जाना है या प्रोग्रेस करनी है तो उसे अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को खुश रखना पड़ेगा। और उसको खुश रखना कैसे जा सकता है? हर तरीके से, रेस्पेक्ट से एंड बेनिफिट्स दे के, जी ललचाए रहा ना जाए। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि कंपनी के एम्प्लॉयज को, इसका लॉजिक में मैं आपको बताती हूँ धीरे धीरे। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, अगर आपने कभी सुना है तो। ईसोप जिसे प्यार से बोलते हैं, ईसोप बोलते हैं प्यार से, वो एक ऐसा प्लान होता है, वो बोलता है कि आप कंपनी के एम्प्लॉय हो कि हाँ है, देखो अगर आप इसी कंपनी के एम्प्लॉय बने रहोगे तो आपको आज एक ऑप्शन मिलेगा, और भविष्य में जाके आपको इसके बदले शेयर मिलेंगे। अभी आपको क्या मिल रहा है? ऑप्शन, और फ्यूचर में आपको शेयर मिलेंगे। तो एम्प्लॉय बोलता है मेरा क्या फायदा? कि तुम्हारा ये फायदा है जो शेयर कंपनी की तरफ से आपको मिलेंगे उसकी कीमत मार्केट में ज्यादा होगी और आपको कम पैसों में मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट है कि नहीं है? तो इस तरीके के प्लान्स दिए जाते हैं किसको? एम्प्लॉयज को। क्यों? जी ललचाए रहा ना जाए। किसी भी एम्प्लॉयज को, किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज को रिटेन करना इज नॉट एन इजी टास्क, अट्रैक्ट करना इज ए इजी टास्क। किसी भी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करना आसान होता है, अपने यहाँ बुलाना आसान होता है, पर उसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मेंटेन करने की पॉलिसी होती है ईसोप, जी ललचाए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब मुद्दा ये उठता है कि मान के चलो कोई प्राइवेट कंपनी है, और क्योंकि उसकी जो लिमिट है वो 200 की है, कितनी लिमिट है, और वो अपने एम्प्लॉयज को शेयर देने चली, और जब वो अपने एम्प्लॉयज को शेयर देने चली तो उसमें पता चला कि भैया ये तो 300-400 तो हमारे एम्प्लॉयज ही हैं, और इनको अगर मैं शेयर दे दूंगी तो भविष्य में मैं तो बिल्कुल भी किसी प्राइवेट पर्सन से भी पैसा नहीं ले सकती, उसको शेयर दे ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये लिमिट तो क्या हो गई, बताओ ना ये लिमिट तो पूरी हो गई। तो आम जिससे भी मैं प्राइवेटली किसी से फंड लेना भी चाहती हूँ तो वो तो हम ले ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति को ध्यान रखते हुए लॉ मेकर ने कहा कि तुम चिंता मत करो। कि कैसे? कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने पास्ट या प्रेजेंट एम्प्लॉयज को शेयर्स देगी तो वो इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। मैंने विथ लॉजिक आपको रिप्लाई कर दिया। तो इसके अंदर एक कंडीशन है कि जब आप 200 की लिमिट काउंट करोगे तो उसमें या तो कोई एम्प्लॉय है या कोई एम्प्लॉय था और उसको आप शेयर्स दे रहे हो, तो वो 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? इसका सॉलिड रीजन आपके पास है। क्लियर? यू ऑल क्लियर? दूसरी बात, हमने कहा आप अपना गुड नेम बताएंगे। आंचल। अरे वाह। आंचल को छोड़कर सारे बच्चे क्लास के बाहर चले जाइए, जाना मत, आप जाना मत, कभी चल दो। हमने कहा हमारी जो एक क्लास है इसमें आंचल को छोड़कर सारे बच्चे क्लास के बाहर चले जाइए। मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, क्या आंचल क्लास में आती है? क्या आंचल क्लास का पार्ट है? आंसर इज यस, आंचल बिल्कुल क्लास का क्या है? पार्ट है। लेकिन हमने कहा आंचल को छोड़ के बाहर चले जाओ, तो इसका मतलब आंचल भी क्लास में थी, आंचल को बाहर नहीं भेजना था, इस वजह से आंचल को रखा गया। जैसे गाना भी है, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, है
बहुत पुराना गाना है ये, बहुत पुराना। तो इट मीन्स आंचल को छोड़कर सारे बच्चे क्लास के बाहर चले जाइए। इट मीन्स दैट्स वेरी सिंपल कि आंचल इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस क्लास। इसी तरीके से क्योंकि ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है एंड वो भी अगर प्राइवेट कंपनी की लिमिट 200 है तो वो भी कवर की जाती, तो इसीलिए बोला गया कि ओपीसी को छोड़कर ये 200 की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। समझ आई बात? तो जब 200 की लिमिट काउंट की जाती है तो कई बातें विशेष रूप से ध्यान रखी जाती है। पहली बात, दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओपीसी। द लॉजिक इज वेरी क्लियर, एक मेंबर है, एक मेंबर था और हमेशा एक ही रहेगा। दैट्स व्हाई दिस लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ओपीसी। ठीक है। द सेकेंड कंडीशन इज दैट कि वेन एवर यू आर काउंटिंग द 200 लिमिट्स देन प्रेजेंट प्लस पास्ट एम्प्लॉय कम शेयर होल्डर शैल बी एक्सक्लूडेड। मतलब इस 200 की लिमिट से एम्प्लॉय है या एम्प्लॉय था प्लस शेयर ले रहा है, वो क्या रखा जाएगा? बाहर रखा जाए। तीसरी कंडीशन, अगर किसी ने जॉइंट में शेयर होल्ड कर रखे हैं। लाइव स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज आप रिप्लाई करके बताइए, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यस बच्चों, लाइव स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ओके ठीक है बच्चों। तो अब हम यहाँ पे जब आगे चल रहे थे तो हमने कहा था कि तीसरी कंडीशन क्या है, कि तीसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई जॉइंट में शेयर होल्ड कर रहा है, जैसे कि राम प्लस सीता दोनों मिलकर शेयर होल्ड कर रहे हैं, राम साथ में कौन बोला? सीता, दोनों मिलकर शेयर होल्ड कर रहे हैं, तो वहां पे दो मेंबर नहीं ट्रीट किए जाएंगे, एक ही काउंट होगा। कितने काउंट होगा? तो अगर कोई जॉइंट में शेयर होल्ड करता है तो शैल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। If any person is hold shares in jointly, then shall be treated as a single member। तो देखिए क्या कहता है, अब मैं पढ़ के बता देती हूँ। Except in case of OPC, the limit of number of its member is 200। यहां तक आप क्या समझे? क्या समझे बताओ? कि जो लिमिट है मेंबर्स की प्राइवेट कंपनी में, किसको छोड़कर? ओपीसी को छोड़कर ये 200 है। आगे प्रोविजो लगाया, कहते हैं 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोग अगर होल्ड करते हैं एक शेयर तो वो जॉइंटली, तो इस क्लॉज के हिसाब से वो क्या ट्रीट किए जाएंगे? सिंगल। आगे फिर कहता है कि अगर कोई पर्सन या तो है या था, अ पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एंड फॉर्मली था, तो ऐसी स्थिति में कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज, चाहे वो बाद में भी कंटिन्यू करता है लेकिन इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा, इस 200 की लिमिट में काउंट नहीं होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर या ऑल क्लियर? एनीबडी हैविंग एनी डाउट? यस यस। ये वाला पॉइंट ये है कि जैसे आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो, आपको शेयर्स मिल गए, 200 की लिमिट में आप नहीं हो, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है और मैं अगली क्लास में एग्जाम का प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या आ सकता है वो मैं कराऊंगी, लेकिन अभी समझ लो। मैंने कहा मुझसे पूछो, पेमेंट आपने हमें दिया है ना, तो हमसे पूछो, हमसे क्वेश्चन मेरे से पूछा करो बेटा, उससे मत परेशान करो बच्चे को, है ना, वो तो आप ही के जैसा है। हाँ तो थोड़ा सब्र रख, थोड़ा योगा भी किया करो घर पे, ओम करके, है ना। हाँ योगा किया करो, हो जाती है कभी कभी ऐसी दिक्कत। हाँ मैं आपसे क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि मान के चलो आप कंपनी के एम्प्लॉय हो और साथ में शेयर भी होल्ड कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, आपने कंपनी की एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी लेकिन शेयर अभी भी होल्ड कर रखे तो भी नहीं काउंट किया जाएगा, या तो है या फिर था, दोनों ही केस में आपको 200 की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। क्लियर या ऑल क्लियर? क्यों नहीं किया जाएगा, इसका लॉजिक बताइए। क्योंकि एम्प्लॉयज को शेयर्स देना इज नॉट टू रेज फंड। The purpose of issuing shares to their employees is not to raise funds, just to motivate the employees. Yes or no? That's why these employees are excluded from this limit. Clear या all clear? समझ में आ रही है सबको? हाँ हाँ हाँ। आप एक बात बताओ, मैं डोंट टेक इट अदरवाइज, मान चलो आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है,
है ना, शादी के लिए। आपने नहीं करी तो आपको शादीशुदा बोला जाएगा? आप ये बताइए, जब आपको कोई शेयर्स ऑफर किए गए, आपने वो शेयर एक्सेप्ट ही नहीं किए, आपने होल्ड ही नहीं किया, इट्स योर राइट नॉट एन ऑब्लिगेशन। कंपनी मान के चलो आपको कोई चीज दे रही है तो दिस इज नॉट अ राइट, दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। आप ले भी सकते हो, आप नहीं भी ले सकते, ठीक है बेटा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। दुकान पे जाते थे ना बचपन में, गए हो कभी? गए होंगे, छोटे बचपन में गए होंगे। तो आप जब दुकान पे गए होंगे तो आपने क्रैक्स खाए होंगे, CRAX। ये क्रैक्स नहीं, जब मैं यहाँ क्रैक्स पढ़ाती हूँ तो बच्चा वही क्रैक्स पे ही पहुंच जाता है। तो क्रैक्स में आपको एक कूपन मिलता होगा, और ऑब्वियस सी बात है बच्चे उसी की वजह से दुकान पे जाते थे। इन दिनों तो गर्मियों की छुट्टियों में तो दुकानदार की मौज रहती थी। बच्चों को पैसे ना मिले तो बच्चा घर का सामान ले जा सकता है, लेकिन क्रैक्स जरूर लाएगा। यस और नो, खाते खुलवा देते हैं दुकान पे। तो वो क्रैक्स के अंदर से कूपन निकलता है, और वो कूपन जो है फिर उस कूपन को लेके दुकान पे जाते हैं। तो कूपन जो आपको मिला वो आपकी मर्जी, आपको दुकान पे लेकर जाना है या, बस यही आपके क्वेश्चन का रिप्लाई है, ठीक है बेटा। और किसी बच्चे या बच्ची को, अच्छा कई बार मैं पूछती हूँ एनीबडी हैविंग एनी डाउट, किसी बच्चे को कोई डाउट, तो बच्ची सोचती है मैम हमसे नहीं पूछनी। तो बच्चों देखो, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ एक जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे जैसे लॉ में कहीं ही लिखा रहता है तो इंक्लूड शी होता है। तो आप बच्चियाँ ये ना सोचे कि मैम हमारे लिए तो आप कुछ बोल ही नहीं रही हो, तो बच्चे इंक्लूड्स बच्ची ऑल्सो, ओके। सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट इन दिस टॉपिक राइट नाउ? मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? ओके, कम टू द नेक्स्ट कंडीशन, द लास्ट कंडीशन MRP में P, I think so the P word is already clear. P means prohibited, right ना? P means what? Prohibited, completely ban. अब आगे कहता है prohibited any invitation to the public to subscribe for any securities of company. So सबसे पहले prohibited, what do you mean by the prohibited? Prohibited मतलब completely ban. Invite भी नहीं कर सकते, prospectus भी नहीं इशू कर सकते, किसको? पब्लिक को। किस चीज के लिए? सब्सक्राइब करने के लिए। बच्चों मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, नॉट ओनली द शेयर बट द वर्ड इज यूज्ड हियर सिक्योरिटीज। एंड सिक्योरिटी शब्द एक बड़ा शब्द है, इसमें शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड सब आ जाते हैं। मैं आपको एक तरीके से, दूसरे तरीके से समझाती हूँ। अच्छा तुम्हें दूसरे तरीके से ज्यादा समझ में आता है ना, है ना? हाँ, आप सभी बच्चों ने कई बार देखा होगा कि किसी के यहाँ से फंक्शन का इन्विटेशन का कार्ड आता है, तो कई बार तो फादर का नेम मेंशन होता है, मिस्टर दिस, और कई बार नाम मेंशन होने के नीचे लिखा होता है विद फैमिली। तो विद फैमिली का मतलब क्या होता है कि कार्ड पे ऐसे लिखना चाहिए जी आप, जी आपकी बीवी, जी आपका बड़ा बच्चा, जी आपका छोटा बच्चा, उससे छोटा बच्चा, जी आपके माता जी, आपके पिताजी, सभी को आना है। क्या ऐसे लिखा होता है कार्ड पे? क्या लिखा होता है? विद फैमिली। इट मीन्स दैट इज इम्प्लाइड आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं आप उन्हें, उनके साथ हमारे यहाँ पे इन्विटेशन पे आ सकते हो। ऐसा है या नहीं है? जानते हो इस बारे में? एक्चुअली कई बार क्या होता है कि बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोशली डिस्कनेक्ट होते हैं। सोशली डिस्कनेक्ट मतलब इनविटेशन कार्ड ही कभी नहीं देखा। आई डोंट नो व्हाट यू मीन बाय द इनविटेशन कार्ड। एक्चुअली आजकल तो फ़ोन का कल्चर हो गया है, तो कोई कार्ड भेजता ही नहीं है। तो हमें ना अपने ज़मीर से जुड़ा होना चाहिए। सोचो अगर मुझे इन सब चीज़ों का पता नहीं होता तो आज मैं क्लास में आपको कैसे समझाती, मेरे लिए दिक्कत होती ना। तो हमें चीज़ों की ब्रॉड, देखो सिर्फ CS करने का मतलब ये नहीं है कि CS ही सिर्फ सब कुछ है। CS इज ओनली द लाइफ, CS इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लोगों से बात भी करनी हमें आनी चाहिए, सोशल कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, इंटरेक्ट होना जरूरी है। आपके घर में आंटी आए, अंकल आए, सबके साथ बातें करना जरूरी है। तो मैंने क्या कहा, जब कार्ड पे, इनविटेशन कार्ड पे क्या लिखा होता है? विद फैमिली। दैट मीन्स वेरी क्लियर, ऑल फैमिली मेंबर्स आर कवर्ड, यस और नो। बट इफ वी आर कंसर्निंग अबाउट द सिक्योरिटी, सेम एज यूजुअल। अब यहाँ पे एक तरीका लॉ मेकर का ये था, जैसे कार्ड पे लिखते ना कि जी आप, आपकी जी बीवी, आपकी जी बच्चे, बड़ा बच्चा जी, छोटा बच्चा जी, उससे छोटा बच्चा जी। यहाँ पे लॉ मेकर ऐसे भी लिख सकता था कि प्राइवेट कंपनी के लिए बैन है, प्रोहिबिशन टू इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब जी शेयर, जी डिबेंचर, जी बॉन्ड एक्स, जी वाई, जी जेड। उन्होंने सिर्फ एक शब्द लिखा, क्या? इट मीन्स आप ये बात तो समझ गए होंगे कि सिक्योरिटीज इटसेल्फ इज अ ब्रॉडर टर्म, इट इटसेल्फ कवर शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। और पते की बात यह है कि आपको ये पढ़ना है, एंड दैट इज टू बी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ SCRA। अब आप घबराएं नहीं, जब मैं सेक्शन के साथ सब सेक्शन पढ़ाती हूँ और बताती हूँ इस एक्ट के अंदर डिफाइन है, तो आप मुझे देख के घबराना मत। आपको भी, आप जब मेरे लेवल पे आओगे तो आपको भी चीजें ऐसी याद हो जाएंगी। तो सिक्योरिटी वर्ड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ SCRA।
यहां से एक बात तो प्रूव हो गई कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक को, द वर्ड इज यूज्ड हियर पब्लिक, आम जनता को ना तो शेयर इशू कर सकती, ना डिबेंचर इशू कर सकती, ना बॉन्ड इशू कर सकती, ना यूनिट्स इशू कर सकती म्यूचुअल फंड की, ना यूनिट्स इशू कर सकती सीआईएस की। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आप सिक्योरिटीज की डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें ये बात सारी लिखी हुई है, ये सब डिफाइन है। आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन पूछूं, एंड दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास, ठीक है? लाइव वाले बच्चे अगर तुम नहीं बोले मेरी कट्टा बोलना है आपको भी। सब बच्चे ध्यान से सुनो। मैंने कहा कि पब्लिक कंपनी इज नॉट एबल टू इशू सिक्योरिटीज टू पब्लिक। भाई साहब, जब सिक्योरिटीज नहीं है, जब शेयर्स ही नहीं होंगे, तो फिर इन्होंने ये पहली कंडीशन ट्रांसफर की बात क्यों रखी? और जिसके पास जवाब है अपने पास रखे। मेरा आखिरी प्रश्न इस क्लास का यही है आप सभी से कि मुझे बस एक बात बता दो कि क्या, कि जब सिक्योरिटीज ही नहीं है तो ट्रांसफर किस बात की कर रहे हैं ये? यस, लाइव वाले बच्चे, फेस टू फेस वाले बच्चे, जब सिक्योरिटीज नहीं है तो ट्रांसफर किस बात का? एक तरफ बैन लगाते हैं, एक तरफ रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। अच्छा बताइए, आज की क्लास में मजा आया तुम्हें पढ़ने में? हाँ आया मजा? अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजे लेने आते हो क्लास में। क्या? हाँ बताइए, आप बताइए गुड़िया। मैम मेरी पहुंच से बाहर है। हाँ आप कुछ कहना चाहते थे? हाँ, क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि इन्होंने अभी बोला प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक, अब सिक्योरिटीज में शेयर भी आ गया। जब ये कहते हैं कि आप सिक्योरिटीज इशू ही नहीं कर सकते, सिक्योरिटीज ले ही नहीं सकते, तो फिर शेयर ट्रांसफर की बात कहां से होगी? भैया शेयर होंगे तभी तो ट्रांसफर होंगे। तो ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, और इसी में ही आंसर है इसका, इसी में ही जवाब है। हाँ ताली बजाओ इस लड़के के लिए, ताली बजाओ सच्ची में, बहुत ही अच्छा उम्दा जवाब आपने दिया, और आप बहुत आगे जाओगे, और आप अपने आप को इसी तरीके से आगे बढ़ाना। भैया आंसर लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, मैंने शब्द पे भी फोकस किया, मैंने पब्लिक को हाईलाइट भी किया। आम जनता से इनवाइट करके सिक्योरिटीज इशू नहीं कर सकते, पर प्राइवेटली तो 200 लोगों को शेयर दे ही सकते हैं ना। नहीं समझ आया? आया कि नहीं आया? पक्का पक्का? अच्छा एक बात बताइए, मैरिज होती है तो एक होता है इनविटेशन देके शादी करना, बहुत सारे लोगों को बुलाना, एक होता है कि प्राइवेटली करना, शादी तो वहां भी होती है। सेम एज यूजुअल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, बट प्राइवेटली लोगों को शेयर्स तो दे ही सकते हैं 200 मेंबर्स तक। यस और नो? क्लियर या ऑल क्लियर? आज का ये टॉपिक हम यही करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। यस, आपके अगर कोई भी डाउट है तो आप अगली क्लास में भी पूछ सकते हो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पूछूंगी।